नमस्कार। मोक्ष प्रदायिनी धरती काशी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम समाज के एक ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जिसे लैंगिक समानता के रूप में, या यूं कह लिए कि लैंगिक असमानता के रूप में जाना जाता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुजाता गौतम। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, भारतीय प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और हमारे साथ में मौजूद हैं महिला महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही समाज शास्त्र विभाग में कार्यरत डॉक्टर प्रतिमा गौंड। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम 3 महिलाएं हैं, और जब लैंगिक समानता की बात आती है तो ऐसा क्यों है कि एक महिला होने के नाते मेरा ये प्रश्न है कि दिमाग में ये कौंध जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ कहीं कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। ये प्रश्न मुझे लगता है अमूमन सभी के दिमाग में एक बार आता है। तो यहीं से शुरू करना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और जब लिंग की बात करते हैं तो इसका आशय क्या होता है। जी सुजाता मैम, आप बताएं। देखिए, लिंग जो है वो एक जैविक पहचान है, बायोलॉजिकल पहचान है कि वो स्त्री है या पुरुष है। इसका कहीं भी कोई ऐसा समाज में कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जिसको कहें कि काम करने से, कोई आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से। तो जो स्त्री और पुरुष जो है, ये 2 पहचान है, मानवीय पहचान है कि एक समाज में जैसे लिंग, एक समाज में जो सभी निवास करते हैं उसमें स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। और ये लिंग जो है वो मनुष्यों में भी होता है और पशुओं में भी होता है। तो इससे किसी की ऐसी आप नहीं उपेक्षा कर सकते कि कोई लिंग जो है वो सामाजिक तौर पर या फिर जैविक तौर पर जीवित, उसमें कोई वो उसमें हायरार्की है, कोई विशिष्टता है। वो एक बहुत प्राकृतिक उसकी पहचान है। बस ये है कि आप पेड़ पौधों में नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जितने भी आप इसमें जलचर है या पशुचर है उसमें, और मानव, वैसे तो हम सभी जिसको कह सकते हैं कि एक मानव समुदाय जो है पूरा एक समाज बनाता है। तो इसमें लिंग जो है अपनी कोई विशेष भूमिका नहीं रखता, सिर्फ एक पहचान है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है। बिल्कुल। तो जब लिंग का आशय इतना स्पष्ट है कि ये एक पहचान मात्र है, एक नैसर्गिक पहचान है, ऐसी स्थिति में हम क्यों नहीं इसको सहज स्वीकार कर पाते हैं कि एक बालिका या एक बालक जब घर में जन्म लेता है तो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, या यूँ कह लें जन्म लेने से पहले ही कोई भेदभाव नहीं है। क्या आपका मानना है, समाज शास्त्र विभाग से ताल्लुक़ रखती हैं, समाज का सरोकार आप से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर प्रतिमा आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम इसे सहज स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि चाहे वो बालक हो या बालिका हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, बड़ा जीवंत आपने प्रश्न पूछा है कि जब हम एक समाज में होते हैं तो समाज के कुछ अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवहार और रीतियाँ होती हैं, और वो हमको सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से, जिसको हमारे विषय में समाजीकरण कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया में हम उसको आंतरीकरण करते हैं, हम उस तरह से व्यवहार करना सीखते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से हमारे समाज में एक ऐसा संस्करण बना स्त्री और पुरुष के नाम पर कि परिभाषित कर दिया गया कि स्त्री है तो वो इसी तरह का कार्य करेगी, उसकी संरचना ऐसी होगी, उसके कर्तव्य इस तरह से होंगे, और पुरुष है तो उसके लिए अलग कर्तव्यों की बात की गई। तो जब हम कर्तव्यों को देखते हैं तो स्त्री को द्वितीयक रखा गया क्योंकि उसको साधन विहीन और शक्ति विहीन माना गया। थोड़ा सा बुद्धि कम है, कमज़ोर है, निर्बल है, और पुरुष को उसके सापेक्ष ज़्यादा अधिकार दिए गए, जबकि प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से दोनों एक समान हैं। तो जब इस तरह से हमारा समाज या हमारे समाज की पीढ़ियाँ, जनरेशन या मनुष्य जब ये सीखता है उन व्यवहारों से कि नहीं फला पुरुष है तो वो सबल है और स्त्री है तो निर्बल है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में बसता है। जी बिल्कुल। उसकी चेतना का एक वो अंग बनता है, और धीरे धीरे चेतना का अंग बनते बनते उसका जो देखने का नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो उसी तरह से बायस्ड या पक्षपातपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और कतिपय इन्हीं कारणों से धीरे धीरे उसके लिए ये सहज स्वीकार करना मुश्किल होता है कि दोनों में समानता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें समाज बताता है कि वो स्त्री है तो वो कुछ अलग होगी, वो पुरुष है तो वो कुछ अलग होगी। प्रकृति ने दोनों को समान बनाया है, और शायद यही वजह है कि जब हम समाज जो है स्त्री और पुरुष को, मर्द और औरत के बीच जब बदलता है
तो जो है धीरे धीरे जो एक प्राकृतिक पुरुष होता है या प्राकृतिक स्त्री होती है वो सामाजिक स्त्री और सामाजिक मर्द हो जाते हैं। इसी को जेंडर भी कहते हैं, जिस पर हमारा विषय आज का आधारित है। जी, और सुजाता मैम आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास से आपका ताल्लुक है और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि प्राचीन इतिहास में प्रकृति और पुरुष की बात आती है, वहीं से शायद शुरुआत होती है जो है, तो वहीं से हम आज ये चर्चा करना चाहेंगे कि क्या आदिकालीन इतिहास, क्या ऐसे साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि दोनों के कैसे अधिकार रहे होंगे? देखिए, जब आप इतिहास की बात करें और इतिहास में भी जब प्राचीन इतिहास की बात करेंगे तो जो हमारे स्रोत हैं, मतलब जब आप ये समझिए कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और जब मानव का धरती पर पहली बार पदार्पण हुआ, वो मानव रूप में भी नहीं हुआ, मानव का जो है एक विकास हुआ है, एक पूरी एक श्रृंखला है मानव विकासीय प्रक्रिया। और इस श्रृंखला में अगर आप देखेंगे विकास की प्रक्रिया में, तो जो हमारा आदिकालीन मानव था बिल्कुल अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति से वो सीख रहा था। वो जानवरों को देखता था कि वो कैसे व्यवहार करते हैं, शिकार कर रहा है, उनको देख रहा, उनकी पूरी, जिसको कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो थी प्रकृति पर आधारित थी। तो अगर आप अपने प्राचीन इतिहास को देखेंगे, जब मानव की विकास यात्रा समझेंगे, तो मानव अपने बिल्कुल प्रारंभिक स्वरूप में जो है बिल्कुल बराबर था। और इसकी हमें पुष्टि होती है, इतने शैलचित्र मिलते हैं, उसमें आप देखेंगे जिस समाज को उन्होंने निरूपित किया है शैलों में, उसमें इस तरह से निरूपित किया है कि अगर शिकार पे जा रहे हैं तो स्त्री पुरुष साथ जा रहे हैं, मतलब वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप जेंडर इक्वलिटी, जो आज का आधुनिक जिसको कह सकते हैं कि समस्या भी है और कह सकते हैं कि चिंता का विषय भी है, या ये कह सकते हैं कि कोई मुद्दा है जिस पे कि हम बात कर सके, ऐसे मुद्दे आपको प्रागैतिहासिक काल में नहीं मिलेंगे। जब मानव का समाजीकरण हुआ, जब उसने समाज का निर्माण किया, जब उसने गांव का निर्माण किया, जब वो एक सोसाइटी में रहने लगा, और उसकी भी प्रारंभिक अवस्था में हमें ऐसे कोई अवशेष नहीं मिलते कि हम कहें कि पुरुष ये विशेष काम करता था, स्त्रियां घर में रहती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर आप हमारे ग्रामीण जीवन को भी देखेंगे तो उसमें स्त्री और पुरुषों की समान भागीदारी आपको दिखेगी। खेती करते हुए आपको जो है स्त्री और पुरुष जो है, मतलब पूरा परिवार, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे उनको सुदृढ़ करना है, उसमें पूरे परिवार की कंट्रीब्यूशन होती है। अब ये जो आधुनिक समाज की ये समस्या है, जब हम बहुत मॉडर्न हो गए, तब ये हमारे उसमें आया। या ये कह सकते हैं कि जो आप आदिकाल की बात कर रही हैं, वो अगर हम साहित्य की बात करेंगे, तो जब साहित्य लिखे जा रहे थे, उनको लिख कौन रहा था, और जो लिख रहा था तो उसमें क्या लिख रहे थे वो लोग, तो लिखने वाला जो है वो अपने दृष्टिकोण से लिख रहे थे। समाज का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे विकसित हुआ है। और हमारे जो प्रारंभिक व्यवस्थाकार थे, जिन्होंने समाज की ये व्यवस्था की है, तो अब हम आज बैठ के उस समय की बात नहीं समझ सकते, लेकिन जो उन्होंने लिखा है, उस लिखावट से, उन दृष्टांतों से, उन वर्णनों से तो ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर उन्होंने जो स्त्री और पुरुष को दो अलग अलग यूनिट के रूप में देखा, और उन्होंने कहा कि परिवार ज़रूर स्त्री और पुरुष से मिलके बनेगा, लेकिन जो सत्ता है, जो संवर्धन है, जिसको कहते हैं जो प्रोटेक्शन है, वो पुरुष की तरफ से आएगा। स्त्री जो है वो उतनी सामर्थ्यवान नहीं है। तो वो उनके लिए नियम बना रहे हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि नियम कौन बना रहा है, किसके लिए? नियम पुरुष बना रहा है, और किसके लिए बना रहा है? स्त्री के लिए बना रहा है। ये हमारी तब की व्यवस्था जब हम लिखने लगे। लेकिन हम अलिखित इतिहास पे जाएं, अपने इतिहास के पीछे पन्ने में जाएं, तो इंडस की जो सैंधव सभ्यता की जो आप बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्ता आपको नहीं दिखेगी, वहाँ पर आपको मातृसत्ता मिलेगी। और उस सत्ता को अगर आप देखेंगे तो वो अपने, जिसको कह सकते हैं कि इतिहास गवाह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, वो हमारे आज भी, हम वर्तमान में भी उसको अगर हम कॉपी करना चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं। वो तकनीकी के हर मानकों पे वो बहुत, जिसको कह सकते हैं उच्चतम विकसित सभ्यताओं में से एक है। और हम जो है अभी विकासशील हैं, तो विकासशील राज्यों की या देशों की अभी ये समस्या है कि हम अभी उलझे हुए हैं कि शारीरिक तौर पर कौन बलवान है, मानसिक तौर पर कौन बलवान है, और ये हमें कोई दूसरा बताएगा। हमें दूसरे बताएंगे कि हम बलवान हैं या नहीं है। ये हमें अपने आप को बताने की, हमें इतना भी हमें वो नहीं है कि स्त्री खुद बताए कि वो कितना सामर्थ्य है, उसमें क्या सामर्थ्य है, वो कितना कार्य कर सकती है। तो ये समाज जब जैसे जैसे समाज का संगठन हुआ ना, तो उस समय से ये जो है व्यवस्था निकल कर आई। और बीच का काल अगर आप देखें पुरातत्व के दृष्टिकोण
कोण से या साहित्य के दृष्टिकोण से, तो आपको दोनों चीज़ों में इम्बैलेंस दिखाई देगा। आर्कियोलॉजी कुछ बता रही है, लिटरेचर आपका कुछ बता रहा है। तो समाज तो देखिए हम आप सब मिलकर ही बनाते हैं, और पूर्व काल में जब समाज का निर्माण हो रहा था तो उस समय उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, ये संभवतः ही सोचकर ही बनाई होगी कि भाई, क्योंकि ये होता है ना कि जब आपको राइट दिया जाएगा कि भाई मीनाक्षी जी आपको हम ये कलम दे रहे हैं, अब आप बताइए कि क्या इस व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपकी जो समझ होगी आप उस हिसाब से व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो उन व्यवस्थाकारों की जो समझ थी उन्होंने उस हिसाब से व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था का जो है अब हम विकृत और विस्तृत स्वरूप देख रहे हैं। बिल्कुल, थोड़ा विकृत होता जा रहा है समय के हिसाब से। अगर डॉक्टर प्रतिमा, चूंकि समाज है और बहुत कुछ जो सामाजिक सारोकार होते हैं उन्हीं से हम प्रभावित होते हैं और उसी के रास्ते पे चलने की भी कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैम ने कहा कि जब आर्थिक सत्ता जो है पुरुष के हाथ में अमूमन जब एक समय आया कि रहा, लेकिन अब समय बदला है। अब आर्थिक रूप से महिलाएं भी जो है काफ़ी स्ट्रांग हो रही हैं, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बेटियां भी पढ़ें और वो अपने एक मुकम्मल मुकाम तक पहुंच सकें। लेकिन इसके बावजूद भी पिछली बार आपसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो आप ही ने कहा था कि आज भी स्त्री काम से काम पर ही लौटती है। बिल्कुल, तो ये भी एक लैंगिक असमानता ही है मुझे लगता है जो है। और इसको लेकर के जब समानता की बात करते हैं तो वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होनी चाहिए? देखिए, समानता की जो ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो आज के समय में जब हम आधुनिक हो चुके हैं, जी है ना, और जैसा मैडम ने कहा कि विकासशील हो रहे हैं और विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, जी, तो इसमें जो हमारे जब हम लैंगिक असमानता को देखते हैं मीनाक्षी जी, तो हम देखते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मानसिकता पर है। जी, तो मानसिकता से लड़ना बहुत जटिल काम होता है, क्योंकि ये बहुत समय लेता है। मानसिकता में परिवर्तन वो बहुत समय लेता है, सदियों का समय लेता है, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता है। और जब हम मानसिकता परिवर्तन की बात करेंगे तो हमें उन टूल और उन सारे मैकेनिज्म पे, उन टेक्निक्स पे बात करनी होगी जो मानसिकता का निर्माण करते हैं। जी बिल्कुल। तो और मानसिकता का निर्माण, जैसा हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी ये कहते हैं और समाजशास्त्री भी ये कहते हैं कि मानसिकता का जो निर्माण होता है वो बचपन में हो जाता है। जो हमारा प्राथमिक परिवार होता है, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारा परिवार के अंदर का वातावरण होता है, वो हमारे बच्चों के मानसिकता का निर्माण करता है। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत है कि वहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें। जी, और हेल्दी इन्वायरमेंट हमारे पेरेंट्स दे पाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद पोल्यूटेड रहेंगे, खुद अगर उनके दिमाग में वही जेंडर बायस्ड रहेंगे, जैसा आमतौर पे होता है कि हमारा परिवार शोषण की सबसे बड़ी संस्था है, और शायद यही वजह है कि डोमेस्टिक वायलेंस का रेशियो जो है वो 30% है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस दर्ज नहीं हो पाता। तो हमें सबसे पहले एक, जो मैं व्यक्तिगत रूप से जो सोचती हूँ कि पेरेंट्स का भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग हो कि कैसे ट्रीट करे बच्चों को। ये बहुत इनिशियल लेवल पर बहुत ज़रूरी है मीनाक्षी जी। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि पेरेंटिंग के पहले, माँ बाप बनने से पहले एक उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एक हेल्दी माइंड सेट बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप किस तरह से बात करें। उसके बाद जब बच्चा हमारा बाहर निकलता है तो जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है उसकी मानसिकता के निर्माण में, वो स्कूल होता है। तो स्कूल में भी एजुकेशन जो हमारा है वो बहुत हद तक प्रतिशतात्मक है। जी, मैं हमेशा इस बात को कोट करती हूँ कि जब हम हिंदी या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, सीता इज़ मेकिंग फूड इन द किचन। और हिंदी में जो है अ से औरत है ना, वो शुरू से ही बता दिया जाता है कि अ से औरत है। बहुत सारे ऐसे सिग्निफाइंट आपको सिंबॉलिक मिलेंगे जो औरत को निर्बल बनाते हैं। तो जो हमारा एजुकेशन है वो जेंडर बायस्ड हो। जैसे मैं समाजशास्त्र की प्रोफेसर हूँ और मेरे विषय में मैं भारतीय और पश्चिमी विचारों को पढ़ाती हूँ, और ये बहुत दुर्भाग्य और दुखद है कि उसमें एक भी महिला थिंकर नहीं। जी, तो ऐसा एजुकेशन जब हमको सेंसिटाइज करेगा तो जेंडर बायस्ड रहेगा। जी बिल्कुल। तो हमें हर लेवल पर काम करनी होगी। और चूंकि शिक्षा डायरेक्ट जो है रिलेट करता है हमारे मानसिक परिवर्तन से, मानसिकता के निर्माण से, समाज के पर्यावरण के निर्माण से, तो शिक्षा पे हमको सबसे पहले काम करना होगा कि शिक्षा को हमको जेंडर बायस बनाना होगा, कि उसमें हम कुछ भी ऐसा ना डालें जो कि लैंगिक असमानता को प्रमोट करता हो। और उसके साथ एक विषय लैंगिक समानता पे होनी चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में नैतिक शिक्षा पढ़ते थे, तो नैतिक प्लस लैंगिक शिक्षा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जब हम इतना काम कर लेंगे तो एक बच्चा इतना कम से कम इस रूप में वो विकसित हो जाएगा कि वो तर्क से सोच सके। आज भी मीनाक्षी मैम हम लोग तर्क से
से तर्क से ज़्यादा हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक चश्मे से सोचते हैं। निश्चित तौर पे। हाँ। और सुजाता मैम, ये तो बात घर परिवार की और समाज की है, लेकिन वर्किंग प्लेस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा 2 कदम उस तरफ बढ़ाते हैं जहाँ शिक्षित वर्ग आता है जो है, तो क्या वहाँ भी लैंगिक असमानता को आज भी हम उनका सामना कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, ये इतना जटिल प्रश्न है जी बिल्कुल। और इस पे इतनी सारी हम बहस कर सकते हैं, बहुत देर तक बहस कर सकते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत व्यक्तिगत अनुभव है जी। और कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कि होती है वो समाज में विद्यमान होती हैं, जो कहती नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, आंखें बोलती हैं। आपको शब्द से नहीं बोलना, आपको मुंह से करना ही नहीं है कुछ काम, आपकी आंखें बताएंगी कि आप किसी को किस नज़र से देख रहे हैं। तो ये जब बात आती है कि भाई आप वर्किंग प्लेस पे कितने कंफर्टेबल हैं, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि भाई आपके साथ तो कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। तो अगर आपके पास व्यक्तिगत एक्सपीरियंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वर्किंग प्लेस पे इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। उनके अपने स्वरूप हो सकते हैं। कोई मुंह से बोलता नहीं है पर आंखों से अपनी जो है जो शरारतें या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी का एक जो व्यक्तित्व होता है ना, वो निकल के आता है। तो वर्किंग प्लेस की तो बात देखिए, भारत देश में बहुत स्टैटिस्टिकल डेटा आ भी चुके हैं और उस पर बहुत काम भी हो रहा है। कई महिलाएं तो बता भी नहीं पाती, कई महिलाएं बताती हैं, तो आपकी अप्रोच क्या है उनकी तरफ? अगर हमारा समाज अगर पहले से सोच के बैठा है कि महिला ही जो है वो दोषी होगी, आपने ही निमंत्रण दिया होगा तभी आपके साथ कुछ ऐसा होगा, तो उस ऐसे सोच वाले समाज में जेन्युइन जो स्त्रियां होती हैं वो भी जब अपनी बात लेके जाती हैं तो प्रथम दृष्टया जो एक होता है ना, वो जो आपकी एक जो बात है वो समझने वाला क्या कहता है कि अरे कुछ कमी तो आप में भी रही होगी, आपने उसको लिफ्ट दी होगी। जो इस तरह की जो एक भावना होती है ना, वो उस मुद्दे की गंभीरता को बिल्कुल समाप्त कर देती है। तो अभी देखिए, इसके लिए स्त्री और पुरुष जो है उसको बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि अगर कोई महिला ये बात कह रही है तो जो एक हमारी सोच है कि वो झूठ ही बोल रही है, कि पहले तो हमें उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा कि कोई कितना भी हो वो अपनी ही चीज़ को लेके वो झूठ तो नहीं बोलेगा। अगर मान लो वो कोई क्रिएट भी कर रहा है तो उस क्रिएट में भी जो है उसकी सेंसिटिविटी दिख जाएगी, क्योंकि ये इतने सेंसिटिव मामले होते हैं ना कि इसमें आप जो है सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए आपको भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो जो सिस्टम है वो कितना सेंसिटिविटी से ले रहा है, जो जिसके साथ जो घटना हुई है वो कितना सेंसिटिविटी से अपनी बात बता रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि कानून व्यवस्था में तो बहुत सारे नियम हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी नई चीज़ें भी आ गई हैं, लॉ में है, लेकिन क्या वो कितना इम्प्लीमेंट है? कोई भी समाज ना कानून का होना ठीक है, लेकिन उस लॉ के प्रति या उस दृष्टिकोण के प्रति उतनी सजगता और उतनी अवेयरनेस और उतनी संजीदगी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लॉ भी काम करेगा। जी बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लैंगिक असमानता की बात जो है वो केवल शारीरिक या इस तरह की हिंसा तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। जैसे जब वर्क प्लेस पे आप लैंगिक असमानता को देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो वर्क प्लेस महिला के लिए कितना सुरक्षित है, उसमें शौचालय की व्यवस्था क्या है, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं, या उसमें लाइटिंग की व्यवस्था सही है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे जिसके पास छोटा बेबी है, सरकार ने तो बोल दिया है कि वहाँ क्रश या बेबी केयर की स्थापना हो। कितनी इंस्टीट्यूशन है जिसमें है। तो केवल ऐसा नहीं है कि लैंगिक असमानता का मतलब केवल शारीरिक या इस तरह के हिंसा से नहीं जुड़ा है, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं जहाँ पर जैसे असेसमेंट, हमारा मूल्यांकन कम होता है। मैं बहुत व्यक्तिगत कह सकती हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत है नहीं। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं कार्योजित हैं, सामने आप भी हैं, हम लोग भी हैं, कि हमें दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। तो हमें घर के साथ साथ हमें अपना वर्क क्षेत्र भी, कार्य भी देखना होता है। तो उस जगह कहीं थोड़ी सी तो कमी आएगी, क्योंकि मनुष्य एक है, 24 घंटे हैं उसके पास। तो उस चीज़ को जब मूल्यांकन होता है हमारी योग्यता का, तो उस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाता। और बस एक बात ये भी गौर करने योग्य है कि जब समाज में ये बातें आती हैं, जैसा आपने कहा कि वर्किंग प्लेस पे बहुत सारी ऐसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, ये गलती महिला की ही रही होगी। सोच से हमें बाहर आना पड़ेगा। इस सोच से बाहर ऐसे भी आया जा सकता है कि अगर गुलाब का फूल बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छी खुशबू है, हमारा मन किया, हमने उसे तोड़ लिया, तो गलती गुलाब की नहीं है,
हमारी सोच की है कि उसे हमने वहाँ रहने नहीं दिया जो है। तो जब बात इन दुश्वारियों के साथ आगे बढ़ते हुए करते हैं तो समाज पे जो इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अब हम थोड़ा सा पुरुष वर्ग की भी बात करेंगे, उनकी समानता की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें भी असक्षम बनाते हैं अपनी सोच से जो है। क्योंकि अगर हम घर के मसलों में, घर पारिवारिक जिम्मेदारियों में ये उन्हें सोच शुरू से डेवलप करवा के रखे हैं बच्चों को, मेल्स को स्पेशली, कि आप क्या ये काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक पहलू है जीवन का जो वो जीवन भर उनसे अछूता रह जाता है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और बहुत ज़रूरत है ऐसे प्रश्नों को पर बात करने की, क्योंकि जब हम महिला हीनता की या महिला हिंसा की बात करते हैं तो हम पुरुष को पूरी तरह से दोषी बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पुरुष को भी सिखाने की ज़रूरत है वो ट्रेनिंग। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि अगर हमारा पुरुष वर्ग रोता है तो लोग कहते हैं कि औरत हो जो रो रहे हो, तो आप उसको रोना सिखाएं नहीं, आप उसको इमोशनल होना सिखाएं नहीं। फिर जब वो 20 साल का, 22 साल का, 25 वर्ष का होगा तो आप कहेंगे कि कितना निष्ठुर है कि जो कभी अपनी माँ के पास बैठता नहीं है। क्योंकि जब आप किसी के पास बैठते हैं तो भावनात्मक संबंध से बैठते हैं। तो ये पुरुषों के साथ भी अन्याय है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ मीनाक्षी मैम, कि जब हम समाज व्यवस्था को देखते हैं तो पुरुष और स्त्री दोनों विक्टिम हैं, दोनों शोषित हैं। लेकिन जब हम पुरुष और महिला को देखते हैं तो पुरुष प्राथमिक और स्त्री सेकेंडरी है, और उसको भी समाज ने बनाया है। तो हमें ये पक्ष पुरुष का भी देखना होगा कि हम उसको भी ट्रेनिंग दें, उसको बताएं कि झाड़ू उठाना अजीब गलत बात नहीं है। और जब सारे झाड़ू उठाएंगे, सारे बेबी सीटर करेंगे, सारे हेल्प करेंगे अपने घर में, माँ बहन, फीमेल फ्रेंड का, वाइफ का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता मैम आपका और प्रतिमा मैम आपका भी कि आपने समय दिया और इस विषय पे इतनी अच्छी चर्चा हुई। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।